नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की, बिहार विधानसभा चुनाव की। कुछ दिन पहले मैंने आप सब से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा था कि बिहार की राजनीति को समझना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वहां केवल राजनेता ही नहीं, जनता भी सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझती है। तो जब आम जनता सियासत को अच्छी तरह से समझती है, कौन कहां कब कैसे बैठेगा, किससे किससे कौन डील करेगा, चुनाव के पहले क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, ये सारे समीकरणों को समझ पाना हर किसी के लिए उतना आसान है नहीं, होता ही नहीं है। इस बार का भी चुनाव 2025 का चुनाव बहुत पेचीदा हो गया है। जिस एक तरफ आज तक, जबकि पहले चरण के लिए नामांकन का दौर आज शाम पूरा हो गया, बावजूद इसके महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। ये दीगर बात है कि कांग्रेस ने आज फिर 48 लोगों के नाम की सूची जारी कर दी है, लेकिन राजद की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खैर, बात हम समीकरणों की करने जा रहे हैं। एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छत्रप हैं, लालू यादव हैं, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, उधर नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, और एक जो सबसे तगड़ा नाम आजकल आया है, वो नाम और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव में सत्ता तक पहुंचाने वाले, ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने वाले, नीतीश कुमार तक को 2015 में जबरदस्त बहुमत दिलवाने वाले। ये दीगर बात है कि कांग्रेस में उनकी एकदम नहीं चली। कांग्रेस, उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का वो गठबंधन सबको याद है, जहां वो रणनीतिकार, प्रोफेशनल रणनीतिकार प्रशांत किशोर यूपी में कांग्रेस और सपा को लेकर के जरूर उनकी गणित सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, इन सबको उन्होंने जीत दिलाई और शानदार जीत दिलाई। इस बार वो जन स्वराज पार्टी के साथ बिहार में जमे हुए हैं। सवाल ये है कि कल तक, यानी कि कुछ दिन पहले तक, वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते थे और उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी कामना तो ये थी कि वो खुद बिहार की सत्ता संभालेंगे और राजपाट चलाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिहार के, कहा ना कि वो प्रोफेशनल रणनीतिकार हैं, तो वो इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए कि वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो जो उनका मंसूबा है उसको वो कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि हम बाकी पूरे प्रदेश भर में घूम घूम करके अपने लोगों को जिताने का काम करेंगे, उनको उनके लिए रणनीति बनाएंगे। यहां पर एक अंदेशा,
एक संशय भी पैदा करता है प्रशांत किशोर को लेकर के। और जो बिहार की राजनीति में गड़बड़ झाला जो इधर हाल के दिनों में हुआ है, दो राष्ट्रीय पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को क्या क्षेत्रीय दल जो छत्रप हैं बिहार के, वो इनके रुख से नाखुश हैं और अपनी गणित इन सब से अलग वो ताना वाना बनाने का काम शुरू कर दिया है उन लोगों ने। क्योंकि एनडीए गठबंधन से ही चलते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बात नीतीश कुमार को अंदर से खाई भी जा रही है और नीतीश कुमार के करीबियों को भी ये बात पच नहीं रही है कि आखिर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री के तौर पर पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि चुनाव के बाद विधायक दल चुनेगा कि नेता कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी नीतीश कुमार को अब एकनाथ शिंदे याद आने लगे हैं, अजीत पवार याद आने लगे हैं, और इसी दरमियान देवेंद्र फडणवीस भी याद आ रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और किस तरह से इस चुनाव के पहले एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा गया, तोड़ करके एक बीजेपी की सरकार बनाई गई गठबंधन की, महायुति को नाम से। और बाद में जब अगला चुनाव इस बार का हुआ तो उसमें एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, जबकि पिछली बार जब शिवसेना और एनसीपी टूटी थी तो बागडोर शिंदे को ही सौंपा गया था। लेकिन अब की बार जीत के आने के बाद शिंदे को उनकी औकात बता दी गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। एक केवल महाराष्ट्र का ही मामला नहीं है, बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि जिसके साथ उसने सांठगांठ किया उसको नेस्त नाबूद कर दिया, वो कहीं का नहीं रहा। और ये काम बिहार में 2024 के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव या कहें कि जनवरी के महीने में जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी चुनाव के पहले, उसके बाद से ही जनता दल यूनाइटेड को शिवसेना और एनसीपी की तरह धीरे धीरे करके तोड़ने का काम शुरू हो गया था। तभी नीतीश के आसपास रहने वाले जो लोग थे, उनमें से चाहे ललन सिंह का नाम ले लीजिए, संजय झा का नाम ले लीजिए, चौधरी साहब का नाम ले लीजिए, तमाम सारे लोग आज उनको नीतीश से ज्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाने लगे हैं। और ये बात
नीतीश कुमार को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो क्या नीतीश कुमार गठबंधन में, एनडीए में रहते हुए भी एनडीए के साथ नहीं रहेंगे? हो सकता है। वोट शेयरिंग का जो मामला होगा, वोट ट्रांसफर का जो मामला होगा, उसके लिए भी कुछ अलग गणित चलेगी। यही हाल कमोबेश महागठबंधन के साथ इस बार दिख रहा है। हालांकि तेवर तो जनवरी 2025 से ही दिखने लगे थे कि कांग्रेस किस तरह से अब की बार बिहार में अपने आप को न केवल जिंदा करने की कोशिश में लगी थी, बल्कि धीरे 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 समझ में आने लगा कि कांग्रेस 90 के पहले के कांग्रेस 70s और 80s में जिस तरह से कांग्रेस वहां अकेले दम पर सत्ता में हुआ करती थी, उस नक्शे कदम की तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बढ़ चुके हैं। शायद यही वजह है कि आज तक इंडिया गठबंधन के और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मामला, वोट शेयरिंग का मामला, प्रत्याशियों का मामला कहीं कुछ साथ बन नहीं पाया है। और एक बात जो स्पष्ट है कि जनवरी से लेकर के सितंबर के महीने तक या अक्टूबर के महीने तक कांग्रेस ने और खास तौर पर राहुल गांधी और उनके सेनापति कन्हैया कुमार ने जो मेहनत की है, जिस तरह से पार्टी को खड़ा किया है, और चाहे वो बीपीएससी घोटाले का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, वोटर अधिकार यात्रा का मामला हो, जिस तरह से ये सब कुछ राहुल गांधी ने अपने आप को वहां प्रोजेक्ट किया, जिसकी बुनियाद कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के माध्यम से शुरू की थी, वो यात्रा एक पर एक यात्रा चलती रही और अब तो 20 सवाल भी आ गया है। कांग्रेस ने जो मेहनत की है और राहुल गांधी ने न केवल बिहार बल्कि जिस तरह से पूरे देश भर में उन्होंने हाल के वर्षों में अपनी लोकप्रियता को, उसके ग्राफ को जिस तरह से ऊंचाई की शिखर की तरफ पहुंचाया है, ऐसे में अब राहुल की कांग्रेस तेजस्वी के पीछे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ये जानते हुए कि कांग्रेस अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो आज चाहे जितना क्रेज बना लिया हो राहुल गांधी ने, बिहार कांग्रेस में आज भी कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में, चुनाव जीतने की, बहुमत हासिल करने की स्थिति में हो। कि जो हाल बीजेपी का है वही हाल कांग्रेस का है। लिहाजा कल लगातार इधर बीच में आपको वीडियो में बताया है कि बिहार राजनीति की धुरी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही घूमा करती है। और जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को साइडलाइन करने की कोशिश की है, वो एक सेटबैक नहीं बल्कि एक अवसर दे गया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आपस में मिलने का, हाथ मिलाने का, डील करने का और चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज होने का।
कहा यह भी जाने लगा है बिहार में कि मुख्यमंत्री तो हम दोनों में से ही कोई एक होगा, चाहे नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। लेकिन अगर ऐसा इतना आसान होता तो फिर बिहार का चुनाव कैसे कहलाता? ये तो बिहार का चुनाव है और प्रशांत किशोर भी वहां हैं। उन्होंने अपनी सीट कुर्बान कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो समीकरण, जो ताना बाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चुनाव शुरू होने, चुनाव प्रचार और चुनाव के बाद की स्थिति में एक अलग तरह का समीकरण सामने आए तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। और उस समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब के साथ प्रशांत किशोर की गणित वही है। वो भले 3 साल से केंद्र सरकार को निशाने पर लिए हुए थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बिहार की एनडीए सरकार को निशाने पर लिए हुए थे, लेकिन आज की तारीख में वो बीजेपी को मदद करते हुए दिखाई देने लगे। और यही वजह है अपने लोगों के साथ साथ, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के साथ साथ उनका ध्यान बीजेपी और उनके सहयोगी माइनस नीतीश कुमार एक अलग गठबंधन बना करके सत्ता पर काबिज होने का दिखाई देने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या करेगी? गठबंधन से अलग नहीं है, गठबंधन को चलाना भी है, ये कांग्रेस भी जानती है। तो क्या तीसरा जो मामला बन रहा है वो कांग्रेस राजद, लेफ्ट पार्टीज, वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी, इन सब को मिला करके कांग्रेस लीड करने की तो नहीं सोच रही है। इसमें कितना सहयोग राजद का हो पाएगा, क्योंकि चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हो, किसी राष्ट्रीय पार्टी को ज्यादा महत्व देते हुए कोई नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अगर राष्ट्रीय पार्टियों को, खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का वोट बैंक जो छटका, वो गया कहां? वो गया बाबू जयप्रकाश नारायण के 2 शिष्यों के खाते में गया। वो लालू यादव और नीतीश कुमार थे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अपनी पूरी मजबूती के साथ बड़े भाई के रूप में, बड़ी पार्टी के रूप में गठबंधन में शामिल हो, सरकार बने, तो उसमें भी वो हावी होना चाहेगी। अगर ऐसा होता है तो उनकी अपनी राजनीति वो तो खत्म हो जाएगी। इसलिए ये जो चुनाव है 2025 का बिहार का चुनाव, इसमें आज पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है
लेकिन अब कल से जो गणित शुरू होगी, जो जो चौसर बिछाया जाएगा, उस पर शाह और मात कौन किसको दे रहा है, ये देखना बड़ा मजेदार होगा, बड़ा रोचक होगा। क्योंकि गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधन का एक एक स्क्रू ढीला है। उस पेच को कसने के लिए जो एक संगठनात्मक जो मुट्ठी भींचने वाली बात होती है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दरार हर जगह दिखाई दे रही है, सुराख हर जगह दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहता हूं कि ये चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है। जो सामने दिखाई दे रहा है, चुनाव की जो गुत्थी है, चुनाव का जो समीकरण है, वो पर्दे के पीछे है। देखना होगा कि क्या होता है। अभी समय है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है। बहुत समय नहीं है, लेकिन अभी भी समय है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रोल क्या होता है। अगर हम लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि एक डील नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात न पहुंची हो। कांग्रेस से तो कोई बड़ा नेता आज अभी आया नहीं बिहार, लेकिन अमित शाह पहुंच गए। वो नीतीश कुमार से भी मिले अपने दल बल के साथ, और वो अभी कल भी रुकेंगे वहां। देखते जाइए कि खेल क्या होता है। चुनाव आयोग का खेल, अमित शाह का खेल, नरेंद्र मोदी का खेल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का खेल, और सबसे मजेदार खेल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।